हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखो, इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखा है। सबसे पहले तो सीक्वेंस आपका जीपी में है और उनके प्रोडक्ट की बात करी है। देखो, प्रोडक्ट का जब बात आता है तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, ए बाई आर, ए और ए आर लेते हैं। रीज़न क्या है? देखो, मान के चलो अगर मैं जीपी में कोई सीक्वेंस जीपी में लिख रहा हूँ, है ना, तो अगर हम लोग इस टर्म को इसके पहले वाले टर्म से देखें तो क्या है, आर डिवाइडेड है, इधर भी आर डिवाइडेड है, इधर भी आर डिवाइडेड है। तो अगर मैं इसमें भी आर डिवाइड करता हूँ तो ए बाई आर, इसमें भी आर डिवाइड करता हूँ तो ए बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा चलेगा। मतलब अगर मैं इधर से जाता हूँ तो मुझे आर मल्टीप्लाई करना होता है और अगर मैं इधर से आता हूँ तो मुझे आर जो है डिवाइड करना होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, जब प्रोडक्ट की बात करी गई है तो हम लोग चालाकी से प्रोडक्ट चूज़ करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में वेरिएबल लेके, ज़्यादा वेरिएबल लेके क्या करना है, हमें वेरिएबल कम करना है ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर हम लोग इस 3 को लेते हैं तो यहाँ पे मेरा जो ये आर है ना, ये आर मेरा कटता हुआ दिखेगा, ये आर जो है हमें कटता हुआ दिखेगा। तो फाइनली एक ही वेरिएबल बचेगा जो क्या है, मेरा ए बचेगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब मेरा जो है a1 प्लस a2 प्लस a3, वो मेरा 39/10 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है ए वन इंटू a2 इंटू a3 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि a1 मेरा क्या है, a बाय आर है, a2 क्या है मेरा, a है, और a3 क्या है मेरा, ए आर है। ठीक है, तो अगर हम लोग a1 a2 a3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, 1। यहाँ हमें r और r कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 1। मतलब a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब अगर a का वैल्यू हमें 1 मिल गया तो हम लोग जो है ना a1 a2 और a3 के जगह पे इसको पुट कर देते। तो a1 अब क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई आर, a2 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और a3 क्या हो जाएगा मेरा r हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है ना a1 a2 a3 जो यहाँ पे मुझे मिला, इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू r इक्वल्स टू 39/10। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। यहाँ से क्या दिखेगा, अगर हम लोग 39 को 10r से माइनस करते हैं तो पहले तो 10r स्क्वायर, ये बनेगा -29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये 10 और ये 10 मिलके 100 हो जाएगा। 100 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 और 4। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं -25r -4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 5r कॉमन आ जाएगा तो r -5, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये 2r -5। तो यहाँ से मुझे 2r -5 और 5r -2 इक्वल्स टू 0 दिखेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि r का 2 वैल्यू मुझे मिल जाएगा। एक बार तो 5/2 मिलेगा, एक मिलेगा मेरे को 2/5। r का 2 वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मुझे कॉमन रेशियो चाहिए, हम लोगों ने कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब मुझे टर्म्स चाहिए। अब तो टर्म्स इसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। कैसे आएगा, अब ध्यान से देखो। अगर मेरा a1
अगर मैं r की वैल्यू 5/2 लेता हूँ, अगर मैं r की वैल्यू 5/2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, a1 मेरा हो जाएगा 1/r, a2 हो जाएगा मेरा 1 और a3 हो जाएगा मेरा r। तो अगर मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/5/2 मतलब ये 2/5 हो जाएगा। a1 तो a2 तो हमें दिया ही हुआ है 1 और a3 हमारा क्या हो जाएगा 5/2। तो फाइनली जो टर्म्स हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 2/5, 1 और 5/2। उसी तरीके से अगर हम लोग r की वैल्यू 2/5 रखते हैं तो a1 क्या हो जाएगा 1/r, a2 क्या हो जाएगा 1 और a3 क्या हो जाएगा मेरा r। अगर मैं a1 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 2/5 मतलब 5/2। a2 की वैल्यू तो 1 ही रहेगा और a3 क्या हो जाएगा मेरा 2/5। ठीक है, 2/5। तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। हमारे पास दो r का वैल्यू आया तो हम r के अकॉर्डिंग दो टर्म्स निकाल लिए, एक तो 2/5 1 5/2, एक 5/2 1 2/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा सम वो कितना दिया हुआ है 120, जिसे हम क्या बोल सकते हैं SN। अब हमें यही n निकालना है कि ये मेरा जो n है ना वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हम लोग GP लिख लेते 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ से एक चीज़ तो ये पता चल गया सर कि मेरा a जो है वो 3 है और r भी मेरा क्या है 3 है, a भी मेरा 3 है और r भी मेरा क्या है 3 है। सही है। अब क्या है कि हमें n निकालना है, SN दे रखा है तो हम लोग नॉर्मली जैसे फॉर्मूले पे पुट करके निकालते वैसे निकाल लेंगे। SN देखो यहाँ पे r जो है वो 1 से बड़ा है तो हम लोग आराम से क्या लगा सकते हैं Rn-1/r-1। a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3n-1 बाय r मेरा 3-1। SN का वैल्यू 120। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 3n-1 और ये 3-1 क्या हो जाएगा 2, वो उधर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने तो 2 × 40 क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ से जब हम लोग 3n लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 जो होता है वो 3⁴ होता है, इसका मतलब n का वैल्यू हमें 4 मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा शीट की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP इज 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term and the common ratio and the sum to n terms of GP। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP इज दिस एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं करी गई है, तो प्रोडक्ट की बात नहीं करी गई है तो हम लोग a/r a और AR वाला टर्म नहीं लेंगे। हम लोग सिंपली जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते। मान के चलो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे करते चलता जाएगा। वो फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू जो है सम जो है वो 16 दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दे रखा है वो 16 दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक को कितना दे रखा है वो 128। ठीक है, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ हम लोग a कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो AR क्यूब
ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 इक्वल्स टू 128 दिया हुआ है। यहाँ पे ए आर क्यूब हम लोग अगर कॉमन करते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 128 दिया हुआ है। अब मेरे मन में एक बात आ रहा है कि अगर ये दो इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 1/2 कर देते हैं। तो a1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय ए आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब आर स्क्वायर 128। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा। हमें क्या मिलेगा? 1/r क्यूब इक्वल्स टू 16/128। 16 1 जा 16 16 कितने बार में चला जाएगा? 8 बार में। 8 6 जा 48 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 1/r क्यूब इक्वल्स टू 1/2 क्यूब। यहाँ से क्या दिखा कि हम लोग का r का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। r का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 2। अब देखो, जब r का वैल्यू हमें 2 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे ना, r का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। अगर ऐसा काम हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें a मिल जाएगा। तो क्या है? a 1 प्लस r का क्या वैल्यू निकला? 2, और r स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू 16। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16/7। ठीक है, a का वैल्यू हमें 16/7 मिल गया। पूछा क्या है? कॉमन रेशियो तुम लोग निकाल दिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, SN निकाल लो। r तुम्हारा 2 है, बहुत बढ़िया। r से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, तो a r(n-1/r-1) ये क्या हो जाएगा? 16/7। r कितना है मेरा? 2 to the power n-1 बाय 2-1। तो फाइनली यही आंसर रहेगा, 16/7 2n-1। यही मेरा आंसर रहेगा। झूठ मूठ का मैंने ये वाला पेपर ले लिया, कोई बात नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? जीपी गिवन जीपी विथ a इक्वल्स टू 729 एंड 7th टर्म 64, डिटरमाइन S7। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, a मेरा 729 दिया हुआ है और a7 जो है वो मेरा 64 दिया हुआ है। अच्छा, a7 का मतलब ar⁶ इक्वल्स टू 64, जिसमें कि a की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 729 इंटू r⁶ इक्वल्स टू 64। तो अगर मैं r⁶ लिखूँ तो 64/729, 729 और 64 मतलब 2⁶ और 729 3⁶। इसका मतलब ये हो गया कि r⁶ 2/3 होल टू द पावर 6, मतलब r का वैल्यू हमें 2/3 मिल गया। r का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 2/3 मिल गया। बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है S7। क्यों? a तो दिया हुआ है, r निकल गया, S7 निकाल लो। ठीक है, तो S7 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये जो है ना <1 है, तो सोच समझ के फॉर्मूला लगाएंगे। a r 1 - r⁷ 7/1 - r। a कितना दिया हुआ है? 729। 1 - 2/3 होल टू द पावर 7
इसको तो खैर छेड़ना है ही नहीं, बाय 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 729, 1 माइनस 2/3 होल टू द पावर 7, ये हो जाएगा 1/3, तो 3 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 ही बचेगा। तो फाइनली इसको जब प्रोडक्ट करोगे, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो लिखने में। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सॉरी, और 3 2 6 7 8 3 7 21 2187, 1 माइनस 2/3 होल टू द पावर 7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड। देखो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग कोई सीक्वेंस को जीपी में लिख लेते हैं पहले, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 5। क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखा है, -4, मतलब a प्लस ए आर इक्वल्स टू -4। अगर मैं a कॉमन करता हूँ तो 1 प्लस आर की वैल्यू -4 है। ठीक है, अब और एक चीज़ दिया हुआ है कि सर मेरा जो फिफ्थ टर्म है ना वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के, मतलब सर A5 जो है ना वो 4A3 है। A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, AR टू द पावर 4, और थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू AR स्क्वायर। यहाँ ये a इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, तो मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो r का वैल्यू +-2 मिलेगा। r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +-2। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। देखो यहाँ जो है ना बहुत सोच के काम करना। यहाँ पे क्या हो गया, अब जब r का वैल्यू मेरा +2 रहा और जब मेरा r का वैल्यू -2 रहा, तो a का वैल्यू क्या आएगा। पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले निकाल लो, अगर मेरा r+2 रहा तो a1 + 2 इक्वल्स टू -4, और यहाँ a1 - 2 इक्वल्स टू -4, ये हो जाएगा a3 - 4, और यहाँ हो जाएगा a-1 इक्वल्स टू -4। a का वैल्यू क्या हो गया, -4/3, और यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया, 4। ठीक है, a हमें ये मिल गया, a यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब अगर हमें क्या पूछा है कि जीपी निकालना है, मतलब हमें ये सीक्वेंस चाहिए था, a मिल गया, r मिल गया। अगर हम लोग ये a लेके चलते हैं -4/3, तो इसका अगला वाला टर्म +2, तो कॉमन रेशियो तो ये है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -8/3, -16/3, है ना, एंड सो ऑन। अगर हम लोग का फर्स्ट टर्म ये है तो अगला टर्म -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन रेशियो -2 है इसीलिए, तो -8, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा -32, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड प्रूव दैट दिस। अच्छा, सबसे पहले तो A4 मेरा x दिया हुआ है, x का मतलब क्या हो गया, AR क्यूब, ये हो गया x का वैल्यू। अब अगर मैं बात करता हूँ A10 की, तो A10 क्या हो जाएगा मेरा, AR ऐसे दिया हुआ क्या है मेरा y, जिसको मैं A10 को क्या लिख सकता हूँ, AR टू द पावर 9, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ मैं करूँगा A16 क्या दिया हुआ है मेरा, Z दिया हुआ है, इसको मैं AR15 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं।
अब देखो बोल रहा है प्रूव दैट एक्स वाई जेड आपका जीपी में होना चाहिए। तो एक चीज़ समझो आप, अगर एक्स वाई जेड आपका जीपी में होगा ना, तो मैंने बताया था कि जो आपका वाई स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जीपी में होगा। इसका मतलब हमें देखो y मिल गया, x मिल गया, z मिल गया, तो हम लोग LHS लेके चलते हैं वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, AR⁴ का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर R18। उसी तरीके से अगर मैं एक्स जेड लेके चलूँ RHS, तो क्या हो जाएगा AR⁴ इंटू AR15। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा a स्क्वायर R⁴18। तो हम लोग देख रहे हैं LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड हो गया। तो देयर फोर एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, आर इन जीपी, आर इन जीपी, ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो यहाँ सीक्वेंस बोला है, ये ना ही AP बोला है ना ही GP बोला है, हमें इसका सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है बहुत अच्छा। SN क्या हो जाएगा इसका, 8 + 88 + 888 + 8888 प्लस सो ऑन, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, ये ना हमें जीपी में दिख रहा है ना हमें एपी में दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना इसको जीपी के आसपास लेके आते हैं। कैसे लाएंगे जरा देखिए, यहाँ 8 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस सो ऑन। अब देखो क्या है, कुछ चीज़ ऐसा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपने आप से, अपने मन से। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमें ये दिख रहा है कि यहाँ 1 है 11 है, यहाँ हम लोग अपने मन से अगर 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ भी 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। आखिर ये कट के तो 1 ही आना है, ठीक है, आखिर तो ये कट के 1 ही आना है। तो यहाँ से क्या कॉमन कर लो, यहाँ से 9 कॉमन कर लो, तो 8/9 डिनोमिनेटर वाला 9, बाकी ये जो भी 9 है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 9 + 99 + 999 + 999 सो ऑन। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हम लोग जब ये चीज़ मिल गया ना तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ हमें दिखेगी कि हम लोग 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 100 - 1। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 10, ये 100 और ये 1000 एक जीपी में दिख रहा है, और -1 वो तो n टर्म्स तक जा ही रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 8/9 इसको 10 + 100 + 1000 प्लस सो ऑन, इसको अलग कर लिए, माइनस कॉमन करके 1 + 1 + 1 प्लस, हमें मालूम है कि ये 1 कहाँ तक जा रहा है, ये n टाइम्स तक जा रहा है। देखो ये तो जीपी में आ गया ना, ये चीज़ क्या आ गया जीपी में आ गया, ये जीपी में आ गया। ये जब जीपी में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले में पुट करने से पहले इसको ऐसे लिख लो तो और अच्छा रहेगा, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3। अब आपको अच्छे से जीपी में दिख गया। खैर देखो ये n टाइम्स तक गया है, आप लोगों को पता है कि अगर मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड करता हूँ, 2 को मैं अगर 3 टाइम्स ऐड करता हूँ तो हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 × n मतलब n ही रहेगा, है ना। तो ये n हो गया। अब देखो ये जीपी में है, फॉर्म लगा दो, यहाँ पे इस जीपी का a क्या है मेरा 10 है, r क्या है ये भी मेरा 10 है, तो हम लोग आराम से फॉर्मूला लगा सकते। a की जगह पे क्या रहेगा 10, r की जगह पे 10,
n टर्म्स निकाल रहे तो n माइनस वन बाई 10 माइनस वन, ये हो गया माइनस n, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 8 बाई 9, ये हो जाएगा 10 बाई 9, 10 टू द पावर n माइनस वन माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 80 बाई 81, 10 टू द पावर n माइनस वन माइनस 8 बाई 9n। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और पीडीएफ की टेंशन ना लेना, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। सो ऑल फॉर टुडे, है ना। वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल फॉर टुडे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।